सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वैभव पांडे आज आप लोगों को ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो इंडिया है आपका, जो भारत है आपका, वो रेनफेड एग्रीकल्चर में पहला स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है, एरिया में भी, क्षेत्रफल में भी और उत्पादन प्रोडक्शन में भी, वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस में भी। ठीक है, तो आप तो एक ये चीज़ जानिए कि कितना एरिया है, तो 86 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। मतलब भारत में 86 मिलियन हेक्टेयर जो आपका एरिया है वो आपका क्या है, रेनफेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है आपका जो 55% एरिया है आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपका कितना है, 198 मिलियन हेक्टेयर है, उसका जो लगभग 55% है वो हमारा क्या है, आपका रेनफेड है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए रेनफेड एग्रीकल्चर या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन और इतना परसेंट एरिया हमारा रेनफेड है और इसका मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़, एक फैक्ट्स लिखा है यहाँ पे कि आपका जो जितना प्रोडक्शन आपके 3 हेक्टेयर ड्राईलैंड से होगा, ठीक है, वो उतना आप 1 हेक्टेयर इरिगेटेड से पा सकते हैं। तो आप ये चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा ड्राईलैंड का कितना मैनेजमेंट मायने रखता है। जितना आप 3 हेक्टेयर ड्राईलैंड से पाएंगे उतना आप 1 हेक्टेयर इरिगेटेड से पा जाएंगे। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 हेक्टेयर इरिगेटेड। ठीक है, 1 हेक्टेयर इरिगेटेड इक्वल टू 3 हेक्टेयर ऑफ ड्राईलैंड। ठीक है, तो ये एक चीज़ ये हो गया। तो आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 3 हेक्टेयर ऑफ ड्राईलैंड इज इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू या किसके समानुपाती है। ठीक है, तो किसके इक्विवेलेंट है आपका, वो 1 हेक्टेयर इरिगेटेड के है। अच्छा, जो आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वो उस ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो आपका एलुवियल सॉइल पाई जाती है। डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है आपका। ठीक है, अच्छा, ड्राई फार्मिंग में अब देखिए जो हमारे कौन सी क्रॉपें हैं वो कितना प्रतिशत कहाँ पे ग्रो होती हैं, उसमें पर्टिकुलरली हम लोग ड्राई फार्मिंग का डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा 89% 89% एरिया है कोर्स सीरियल का, वो कहाँ पे है, ड्राईलैंड फार्मिंग में है। ठीक है, 89%, आप सोच सकते हैं 89% है ना। अब आप कोर्स सीरियल, आपको पता होना चाहिए कि कोर्स सीरियल क्या होते हैं। तो जैसे आपका फिंगर मिलेट हो गया, बर्नयार्ड मिलेट हो गया, है ना, लिटिल मिलेट हो गया, जिसे आप सावा कोदो हिंदी में सब बोलते हैं, है ना, सावा कोदो, ये सब क्या है आपके कोर्स सीरियल हैं। आपका पर्ल मिलेट हो गया, वो भी एक कोर्स सीरियल है। आपको पता होगा गवर्नमेंट आजकल इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इसलिए आपको पता होना और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है भाई, अब हम लोग तो वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा लिए हैं, अब हमें किस पे फोकस करना है, आपके कोर्स सीरियल पे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव होते हैं, पाचक होते हैं। आपके जो पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट वगैरह होते हैं ना, उनके लिए लाभकारी है। तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस करिएगा, इससे प्रश्न आते हैं आजकल। ठीक है, जो आपका 88% एरिया है पल्स का, जैसे आप जिसमें मेजर आपका चिकपी पिजन पी है, वो आपका ड्राईलैंड में ग्रो हो रहा है, समझ रहे हैं। जो कि एक पल्स क्या है, प्रोटीन का एक बहुत मेजर सोर्स है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और उसका मेजर भाग आपका ड्राईलैंड में ग्रो हो रहा है, रेनफेड में ग्रो हो रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 69% आपका ऑयल सीड है ना, जिसमें मेनली ग्राउंडनट हो गया, रेप सीड, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है, आपका जो 73% कपास है ना, 40% राइस का हो गया, आपका 19% व्हीट का हो गया, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो एरिड है और सेमी एरिड है, ये यहाँ पे मस्ट बी अंडरस्टूड होगा। ठीक है, बी के बाद अंडरस्टूड होगा, डिफरेंशियली फ्रॉम ड्राई फार्मिंग। ठीक है, तो आप एरिड और सेमी एरिड में अंतर समझिए। ठीक है, अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितने भी आपके ड्राई फार्मिंग एरिया होंगे वो कहाँ पे लोकेटेड होंगे, एरिड और सेमी एरिड रीजन में। ये बात तो पक्की है कि जितने ड्राई फार्मिंग एरियाज होंगे वो आपके कहाँ पाए जाएंगे, एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाए जाएंगे। लेकिन जितने एरिड और सेमी एरिड रीजन हैं वो ये जरूरी नहीं है कि आपके ड्राईलैंड हो, है ना, वही लिखा है, बट नॉट ऑल द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन कम अंडर ड्राई फार्मिंग एरियाज। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कोई एरिड और सेमी एरिड रीजन एरिया है, कोई एरिड और सेमी एरिड का क्षेत्र है, वहां पे आपने अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, बढ़िया आपका इरिगेशन मैनेजमेंट कर दिया आपने, तो वो फिर कहाँ रहा ड्राईलैंड, है ना। तो आप समझिए इस बात को। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वही लिखा है, व्हेन इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल
इरीगेटेड फार्मिंग इज प्रैक्टिस एक्सटेंसिबली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑल्सो, यहाँ पे ये स्पेस होगा एंड सेमी एरिड, तो आप इस समझ गए होंगे। अच्छा, ऐसे ही आप लोग जैसे रेनफेड फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग को एक के साथ समझ लेते हैं कि सर चाहे रेनफेड हो चाहे ड्राईलैंड हो बात एक ही है। नहीं, दोनों में अंतर है और बहुत माइन्यूट अंतर है। अब हम लोग जानते हैं क्या अंतर है, ठीक है। रेनफेड फार्मिंग एंड ड्राईलैंड फार्मिंग आर इंटरचेंजेबली यूज होता है, मैंने बता ही दिया, बट दिस इज अ सीरियस एरर, एक ये सीरियस एरर है, ठीक है। दे बोथ एक्सक्लूड इरीगेशन, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों में इरीगेशन नहीं होता है, इसके बावजूद भी कुछ अंतर है, ठीक है। वो क्या अंतर है, ठीक है, अब हम लोग बताते हैं आपको क्या अंतर है, ठीक है। ड्राईलैंड जो फार्मिंग है वो एक स्पेशल केस है आपका रेनफेड एग्रीकल्चर का, मतलब बड़ा टर्म है रेनफेड एग्रीकल्चर, उसका जो आपका ड्राईलैंड फार्मिंग है वो एक आपका क्या है, स्पेशल केस है। उस स्पेशल केस में क्या होता है, प्रैक्टिस इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन इन विच, उसमें होता क्या है, एनुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, जो एनुअल आपका सालीना इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 20 से लेके 35% होता है, किसका, ऑफ पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, पीईटी का। मतलब जो आपका ड्राईलैंड फार्मिंग होगा वो एक स्पेशल केस है रेनफेड एग्रीकल्चर में, जिसमें होगा क्या कि जो एनुअल सालीना इवेपो ट्रांसपिरेशन है वो 25 से लेके 35% होगा आपके पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन का। अब आप फिर यहाँ एक चीज कंफ्यूज हुए होंगे कि सर इवेपो ट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन में क्या अंतर है, तो आइए जानते हैं। इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब तो आप जो समझ रहे हैं वो एकदम ठीक समझ रहे होंगे कि नॉर्मली इवेपोरेशन और प्लस ट्रांसपिरेशन दोनों मिला दिए तो आ गया इवेपो ट्रांसपिरेशन, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है, देखिए शब्द से समझिए, पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपने क्या किया, जो सारी आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करा दी है ना, फील्ड में सारी आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करा दी, उसके बाद क्रॉप कितना मैक्सिमम ईटी कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अच्छा, आइडियल कंडीशन में क्या क्या होगा ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो आइडियल कंडीशन में सबसे पहले तो सफिशिएंट अमाउंट में आपका वाटर प्रेजेंट होना चाहिए भाई। इवेपो ट्रांसपिरेशन किसका होगा, पानी का होगा, तो सफिशिएंट अमाउंट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, पानी। दूसरी चीज क्या है भाई, जब सूरज की किरणें रहेंगी, सनरेज रहेंगी, सनसाइन रहेगा, तभी तो इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगी ईटी करने के लिए, तो कहाँ से मिलेगी, सोलर रेडिएशन से। तो एक ऑप्टिमम लेवल में आपका सोलर रेडिएशन या सनरेज का होना चाहिए। तीसरी एक बात होती है जो आप लोगों को एग्जाम में कभी कभार पूछ ले कि 8 से लेके 15 सेंटीमीटर तक, ठीक है, कितना, 8 से लेके 15 सेंटीमीटर तक टॉल ग्रासेस होनी चाहिए फील्ड पे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये आपका फील्ड है और आप पूरा ये फील्ड ओपन है, ऐसा नहीं, इसमें 8 से 15 सेंटीमीटर तक क्या होना चाहिए, टाल ग्रासेस होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर आपने प्रोवाइड की, उसके बाद जितना इवेपो ट्रांसपिरेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इवेपो ट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। अच्छा, अब बात चल रही थी प्रेसिपिटेशन और एनुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूंगा कि इंडिया में मानसून कौन कौन से हैं और उससे कितनी बारिश होती है, ठीक है। ये हमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ने में मदद करेंगे। हालांकि इसका पूरा जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग अपने क्लाइमेट वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा मैं। जैसे इंडिया में मानसून कितने हैं, 4 मेनली हैं। पहला विंटर मानसून, दूसरा प्री मानसून, तीसरा साउथ वेस्ट मानसून, है ना, और एक पोस्ट करके होता है। तो मेनली 3 ही हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो विंटर मानसून है उससे, अच्छा आप तो ये जान ही रहे होंगे कि टोटल कितने मिलियन हेक्टेयर हमारे यहाँ एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, तो वो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर होता है। जिसमें जो विंटर वाला है, विंटर कब होता है, जनवरी फरवरी में, तो उससे कितना हो गया, 12, है ना। प्री मानसून आपका मार्च अप्रैल मई, 52 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और मेन कौन सा मानसून है आपका, साउथ वेस्ट मानसून है, जिससे कितना कंट्रीब्यूशन है, 296 मिलियन हेक्टेयर आपका है ना। तो टोटल 400 हो गया। अच्छा, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो कब स्टार्ट होता है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। जो इससे इस टेबल से भी ये से 1-2 क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जून से 1 जून को आ जाता है, और 1 जून में कहाँ आता है आपका, केरला, ठीक है, ये लिखा हुआ है केरला में आता है, और सितंबर तक रहता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि साउथ वेस्ट मानसून कब विंटर करता है, ठीक है, तो 1 जून
कहाँ से, केरला से, वहाँ से मूव करता है। हम लोग अपने क्लाइमेट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे मूवमेंट होता है उसका, कहाँ पे, ठीक है, केरल में कब आया, कैसे आया, वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसका जो टेबल है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी होते हैं, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तो अंतर समझेंगे और एक एक चीज़ का हम लोग मतलब समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ड्राई फार्मिंग होती है वो आपका कहाँ पे होती है, जहाँ पे 750 mm से कम अच्छा, ठीक है। तो ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। अच्छा, एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ, है ना, अच्छे से आपको, जिससे मैं बता सकूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा रहेगा ना, तो आप भी समझेंगे सर कौन सा वाला किस में बता रहे हैं। तो एक बार हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। वन सेकेंड। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि पता चला किसमें सर कौन सा MM बता रहे हैं, किसमें क्या है ना। चलिए, इतना बहुत है हमारे लिए, अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। तो इस टेबल से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहीं पे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, तो आपको याद भी वो लंबे समय तक लिए होंगी। जैसे जो आपका ड्राई फार्मिंग है, ठीक है, 1 सेकेंड, जो आपका ड्राई फार्मिंग है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे 750 mm पर एनम, यूनिट आपको ध्यान रखना है, इकाई महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका 750 mm से कम बारिश होती है वो क्या कहलाते हैं, ड्राई फार्मिंग एरियाज कहलाते हैं, पहली चीज। दूसरी, आपको यूनिट ध्यान रखना है, ये mm पर एनम है, वहां आपको कंफ्यूज करेगा, पता चला पहला ऑप्शन रख दिया 750 सेंटीमीटर पर एनम, है ना, या और कुछ यूनिट में आपको चेंज कर दिया। इकाई में तो जितना महत्वपूर्ण आपके लिए डेटा है उतना ही महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो जानता है कि बच्चा डेटा याद ही कर लिया होगा, इकाई में चलो कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं, आप लोग उसी में ट्रैप हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं। तो जहाँ पे 750 mm से कम बारिश होती है उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या होता है, 750 mm से ज़्यादा, ठीक है, 750 mm से ज़्यादा तो ठीक है, लेकिन कहाँ तक, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 750 से लेके 1150, इसकी भी यूनिट वही है, mm पर एनम, ठीक है। और जो आपका रेनफेड होगा वो क्या होगा, जहां पे 1150 mm से बारिश ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग लेस देन 750 mm, 750 से 1150 mm और 1150 mm से ज्यादा। अच्छा, इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड आर मोस्ट कॉमन। इसमें क्या होता है कि सिर्फ क्रॉपिंग पीरियड में आता है, इसमें ड्राई स्पेल की कोई बात ही नहीं है। अभी जब मैं आपको ड्राई स्पेल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो रेनफेड में क्यों नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके लिए आपको ड्राई स्पेल का मतलब समझ होना चाहिए। तो ठीक है, लिखिए ड्राई स्पेल का मतलब क्या होता है, पहले लिख लीजिए फिर नोट भी कर लीजिएगा। ड्राई स्पेल का मतलब क्या होता है कि रेनलेस पीरियड। रेनलेस पीरियड का मतलब क्या हुआ कि बिना बारिश का जो समय रहा, जो बिना बारिश का अवधि रही, तो रेनलेस पीरियड। कितना, तो अब ये कितना इस बात पे डिपेंड करता है वो किस सॉइल में है, तो लेस देन 10 डेज और लेस देन 15 डेज, है ना, लेस देन 10 डेज और लेस देन 15 डेज। 10 डेज किसमें, लाइट सॉइल में, और 15 डेज किसमें, हैवी सॉइल में, है ना। तो मान लीजिए कोई लाइट सॉइल और हैवी सॉइल का मतलब आप जान रहे होंगे, और नहीं तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए, लाइट और हैवी का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि वजन से, चलिए हल्का उठाने में तो लाइट और हैवी उठाने में तो कठिन है, बिल्कुल ये नहीं, आप गलत समझ रहे हैं अगर ये समझ रहे हैं तो। लाइट का मतलब ये होता है पुलिंग फोर्स से होता है। जब हम लोग टिलेज ऑपरेशन करते हैं ना, तो अगर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वो सॉइल हैवी है, कम फोर्स लग रहा है, कम पुलिंग फोर्स लग रहा है तो वो आपकी सॉइल लाइट है। तो मान लीजिए लाइट सॉइल में लगातार 10 दिन तक बारिश नहीं हुई तो ड्राई स्पेल बोलेंगे, और अगर हैवी सॉइल में लगातार 15 दिन तक बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसमें,
ड्राई स्पेल बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ड्राई स्पेल मोस्ट कॉमन है, क्यों? क्योंकि बारिश इतनी कम हो रही है, 750 mm से कम बारिश हो रही है, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ जान ही रहे होंगे कि जो इंडियन मानसून है बहुत एवरेंट है ना। कभी कुछ बारिश, कहीं बारिश होती है, कभी कहीं बारिश होती है, आप वेरिएशन कितना ज़्यादा है ना, आप जान ही रहे हैं। तो जो आपका ड्राई लैंड ये है, ड्राई फार्मिंग है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल कॉमन। तो आपसे पूछेगा कि ड्राई स्पेल इज अ कॉमन इन विच टाइप ऑफ ड्राई, मतलब नीचे ऑप्शन रहेगा ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग, तो वहाँ आप कौन सा टिक करिएगा, ड्राई फार्मिंग, है ना। इसमें क्या होता है, सिर्फ क्रॉप पीरियड के दौरान आते हैं। क्रॉप पीरियड में मतलब जब आपकी मेन क्रॉप ग्रो हो रही होगी तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अच्छा, रेनफेड में क्या होगा, आपका ड्राई स्पेल नहीं पड़ेगा क्योंकि बारिश ही 1150 mm से ज़्यादा हो रही है, तो ड्राई स्पेल पड़ने का कोई औचित्य ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये यहाँ से जान लीजिए। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है, क्रॉप फेलर आर मोस्ट कॉमन। भाई क्रॉप, आप बिना पानी के फसल उगना तो असंभव है ना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो क्रॉप फेलर फ्रीक्वेंट है क्योंकि बारिश इतनी कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंट होगा, सीधी सी बात है। इसमें क्या होगा, लेस फ्रीक्वेंट, और इसमें रेयर है। अच्छा, इसमें मतलब क्रॉप फेलर पानी की वजह से तो नहीं होगा, है ना, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके और कई सारे रीजंस हो सकते हैं जो हम आगे की वीडियो लेक्चर में आपको बताए हैं, जब आपको मैं कंटिजेंट ड्रॉट पढ़ाया हूँ, तो वहाँ जब आप समझ जाएंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो मतलब आप ये समझिए कि इसमें क्रॉप फेलर बहुत रेयर होता है आपका, इसमें एकदम प्रोमिनेंट होता है, और इसमें क्या होता है आपका जो है एकदम लेस होता है। तो आपसे पूछ ले कि क्रॉप फेलियर इज वेरी प्रोमिनेंट किस में होगा, तो आप क्या आंसर करिएगा, ड्राई फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से आप समझिए कि जो ड्राई फार्मिंग रीजन्स होंगे वो क्या होंगे, एरिड रीजन के इक्विवेलेंट होंगे। तो आपसे पूछ ले कि एरिड रीजन में, मान लीजिए यहाँ से सवाल बनाए, तो एरिड रीजन में आप लोग अच्छे से टिक कर पाइएगा कि हाँ, जो ड्राई फार्मिंग रीजन है वो एरिड रीजन के अंदर आएंगे। ये क्या होंगे, सेमी एरिड रीजन के में होंगे, और ये क्या होंगे, ह्यूमिड रीजन में। तो यहाँ से ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना लिया कि ह्यूमिड रीजन में बारिश कितनी होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने सिर्फ रेनफेड फार्मिंग लिखी है तो वहाँ में ह्यूमिड रीजन आ गया, आप क्या करें, ऐसा नहीं। तो वहाँ आप टिक करिएगा कि मोर देन 1150 mm से बारिश होगी, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। तो आप लोग जानिए इसमें क्या होगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस आर इंपॉर्टेंट। मॉइस्चर कंजर्वेशन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ समझिए कि इसमें मॉइस्चर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक तो ऑलरेडी 750 mm से बारिश कम हो रही है, तो पानी अलग से कम बरस रहा है, आपने उसे और वेस्ट कर दिया, आपने उसका कंजर्वेशन नहीं किया, तो फिर तो ये आपका डबल लॉस हो जाएगा ना। वही चीज़ हुआ कि एक तो बारिश हो नहीं रही है, और जितना हो भी रहा है उतना आपने कंजर्व नहीं कर पाया, तो वो क्या होगा कि मॉइस्चर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है इस दिस रीजन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉयल और मॉइस्चर कंजर्वेशन दोनों मतलब मायने रखते हैं, ठीक है। सॉयल कंजर्वेशन अब इरोजन वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना, सॉयल इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है, वेव इरोजन होता है ना, मतलब सॉयल का भी लॉस कई तरीके से होता है, वाटर का भी लॉस कई तरीके से होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज इन ब्लैक सॉयल, देखिए, एक तो हम लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं, दूसरा ड्रेनेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए, अब ये भी डिपेंड करता है ना कि सॉयल कैसी है। मान लीजिए ब्लैक सॉयल है, जैसे इस केस में क्या ब्लैक सॉयल है, इन ब्लैक सॉयल है, ठीक है। तो ब्लैक सॉयल में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्ले कंटेंट उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए जो ब्लैक सॉयल है उसमें अगर मान लो बारिश हो गई ठीक ठाक मात्रा में, क्योंकि इस रीजन में कितना होता है, 750 से लेकर 1150 mm तक बारिश हो रही है एनम में। तो मान लीजिए इतनी बारिश हो गई, अब वो सॉयल ब्लैक है, तो उसमें तो स्टोरेज मतलब स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मॉइस्चर उसमें ज़्यादा स्टोर मतलब कंजर्व हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका ड्रेनेज की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ड्रेनेज की एक्सेस मैं लिख देता हूँ इसे कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। तो लिखिए आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ, लिख लीजिए, वैसे ये क्लियर है, हम बोल दे रहे हैं एक बार, रिमूवल ऑफ, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, है ना, फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज आपका ड्रेनेज। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिफिशियल रिमूवल होगा तभी ड्रेनेज बोलेंगे। अपने आप से पानी निकल जा रहा है तो ये मत समझिएगा कि ये ड्रेनेज हो रहा है, नहीं, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इज ड्रेनेज। तो मान लीजिए ब्लैक सॉयल है तो वहाँ पे ड्रेनेज की भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। और ड्रेनेज इज अ, इसको एक सेकेंड, इसमें क्या है, जो आपका रेनफेड वाला है मामला, इसमें क्या है, ड्रेनेज इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रैक्टिस होगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, आपके पास ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं हो गई, खेत में पानी भर गया, ड्रेनेज की फैसिलिटी आपके पास है नहीं, तो आपकी क्रॉप फेल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो ये टेबल से आप देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अच्छा, एक आपका इंस्टीट्यूट थी, एक संस्था थी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशियो कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। एक सेकंड, इसको इरेज कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसने क्या किया था कि ऊपर का क्लासिफिकेशन तो है ही, तो ये इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर उसको दो भागों में बांट दिया, है ना। तो कभी कभी क्या होता है वो एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो कुछ और पढ़ाया था, कुछ और गया। तो एक्चुअली वो होता कुछ नहीं, बस वो एक और क्लासिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इसने दो भागों में बांटा, पहला ड्राईलैंड फार्मिंग और दूसरा आपका रेनफेड फार्मिंग। इसने क्या बोला, थोड़ा सा मॉडिफाई किया इक्वेशन को, 3 की जगह 2 में बांटा और ये भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इसने कहा जहां ये भी देखिए 800 है ना, तो 800 mm पर एनम होगा। यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कंफ्यूजन इसमें भी होता है एग्जाम में, है ना। तो जहां पे 800 mm पर एनम से कम बारिश हो रही है उसे ड्राईलैंड, और जहां पे 800 mm पर एनम से ज़्यादा हो रही है वहां पे रेनफेड, ठीक है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्टेज होगा, पानी कम, मतलब बारिश कम हो रही है तो सीधी सी बात है सॉल्टेज होगा क्रॉप के लिए। यहाँ पे क्या है, एनफ है, सफिशिएंट अमाउंट में आपका पानी प्रेजेंट है। अच्छा, ग्रोइंग सीजन पर ये मतलब जो आपका ड्राईलैंड फार्मिंग होगा, इसने बोला कि वहां पे जो ग्रोइंग सीजन है वो 200 दिन के आसपास का होगा, लेस देन 200 होगा, है ना। 200 एग्जैक्ट नहीं होगा, 200 से कम होगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लेगा वो, यही वो पूछ लेता, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट स्टेबल से यही है ना। बारिश वाला तो कम पूछता है, ये पूछता, वो पूछता है ग्रोइंग सीजन इन ड्राईलैंड फार्मिंग। तो आप लोग कंफ्यूज, अब मान लीजिए आप सिर्फ ने ऊपर वाली क्लासिफिकेशन पढ़ी है, तो उसमें ड्राईलैंड फार्मिंग में तो हमने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, तो आप पूछेंगे ये सर कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपको जो ध्यान रखना है, तो जहाँ पे 200 दिन से कम ग्रोइंग सीजन होता है वो ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर आता है, ठीक है। क्योंकि बारिश इतनी कम हो रही है, 800 से कम हो रही है, तो आपका क्या होगा, सीधी सी बात है जो 200 दिन से कम हम लोग ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा, ये आपको याद रखना है। ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें एरिड, सेमी एरिड रीजन आ जाएंगे, और सब ह्यूमिड और ह्यूमिड आएंगे, लेकिन किसके, अपलैंड के, लो लैंड के नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन, यहाँ पे ये स्पेस होगा, ठीक है। अच्छा, क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट कर पाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, सिंगल क्रॉप या इंटर क्रॉप। हम लोग जब क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे, इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, सिंगल क्रॉपिंग क्या होती है, डबल क्रॉपिंग क्या होती है, मोनो क्रॉपिंग क्या होती है, मोनोकल्चर क्या होता है, ये लोग हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल क्रॉप या इंटर क्रॉपिंग करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसका सीधा संबंध पानी से, भाई पानी इतना कम हो रहा है तो उसमें आप डबल क्रॉपिंग करिएगा तो संभव नहीं है ना, पौधे को उपलब्ध ही नहीं होगा। इसमें क्या है कि इंटर क्रॉपिंग या डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना पानी है। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं अभी, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।